कि एक उत्तर लेखन का जो कार्यक्रम है, 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। हर उत्तर के संदर्भ में इनको चेक कीजिएगा। एक, तथ्य और अवधारणा का पर्याप्त ज्ञान। नंबर 2, मतलब आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स पता होने चाहिए, तब आप उत्तर लिख पाएंगे। नंबर 2, सवाल की मांग समझकर यह तय करना कि इस सवाल में किन तथ्यों या अवधारणाओं का प्रयोग होना चाहिए। पहले वाले का मतलब है कि आपको स्वार्थवाद, सुखवाद, कोई आपसे पूछे सुखवाद क्या होता है तो बता दें, कोई पूछे उपयोगितावाद क्या होता है बता दें, कोई पूछे कांट का मैक्सिम क्या होता है बता दें। अगर ये सब आप बता देते पूछने पर, तो आपको तथ्य और अवधारणा आती है। लेकिन हमने पूछा आपसे कि राजनीति में पढ़े लिखे युवक नहीं जा रहे हैं, क्यों, और आप उनको प्रेरित कैसे करेंगे। यहां हमने आपसे नहीं पूछा स्वार्थवाद लिख दो, सुखवाद लिख दो, हमने पूछा राजनीति में पढ़े लिखे लोग नहीं जा रहे हैं, नैतिक लोग नहीं जा रहे हैं, क्यों, और आप इनको कैसे प्रेरित करेंगे। तो आपको तलाशना पड़ेगा कि मैं बहुत सारे सिद्धांत जानता हूं, कांट जानता हूं, रॉल्स जानता हूं, सुखवाद जानता हूं, उपयोगितावाद जानता हूं, स्वार्थवाद जानता हूं। इस सवाल को हल करने में मैं किस सिद्धांत का इस्तेमाल करूं, इस सवाल की मांग क्या है, क्या जानना चाहता है हमसे, और उस जानकारी को हम किस सिद्धांत से, इसको हम जानते हैं जितने सिद्धांत, उनमें से किसको किससे जानकारी को दे सकते हैं। ये दूसरी बात है। यहां अगर आप फेल करते हैं, इसका मतलब है कि आपको प्रश्न की मांग नहीं समझना आता, आप समझ नहीं पा रहे कि इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, और ये नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर ये इथिक्स ना आने का मामला नहीं है। मामला इसका है कि आपकी विश्लेषण की क्षमता कमजोर है, क्योंकि आपने कभी ऐसे सवाल हल नहीं किया। आपने हमेशा वो सवाल हल किए जो आप याद करते हैं, और याद करने के बाद वही सवाल सीधे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ाया आपको कांट के नैतिकता के 3 सूत्र, सार्वभौमिकता का सूत्र, मनुष्य को साध्य मानने का सूत्र, और साध्यों के राज्य के विधायक सदस्य होने का सूत्र है। मान लीजिए मैंने आपने लिख भी लिया अपनी कॉपी में, और मैंने सवाल ये पूछ लिया कि कांट के नैतिकता के 3 सूत्रों का विवरण दीजिए। आपने अपनी कॉपी में लिखा है, वही बात उतार दी, तो जो लिखा है सीधे वही पूछा गया तो आपने उतार दिया। लेकिन मैंने पूछ लिया मान लीजिए आपसे कि मनुष्य को सदैव साध्य मानकर व्यवहार करना चाहिए, कभी भी साधन नहीं, आधुनिक तकनीकी आर्थिक समाज में इस कथन का निहितार्थ और अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब आपका डब्बा गुल हो गया। आप समझ रहे हैं कि सवाल कांट से, फिर भी आप नहीं लिख पा रहे हैं, इसका आप सवाल की मांग नहीं निकाल पा रहे। ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, विश्लेषण नहीं कर पा रहे, फिर ये एथिक्स ना आने का मामला नहीं है। कई बार ना लोग समझते हैं हमको एथिक्स नहीं आ रहा है। अरे इथिक्स तुमको आता है, लेकिन इथिक्स के आंसर लिखना तुम तभी ये काम कर पाओगे जब तुम्हारी विश्लेषण की क्षमता होगी। केवल इथिक्स आने से बात नहीं बनेगी। इथिक्स तुमको सिद्धांत बता देगा, इथिक्स तुमको सवाल थोड़ा रटवा देगा कि यूपीएससी आज से आगे 5 साल कितने सवाल पूछेगा, पहले से आउट हो गया तुमको रटवा दें, वो नहीं होगा। तीसरा, सवाल की मांग समझकर अपनी भाषा में प्रासंगिक उदाहरणों से उत्तर लेखन का कौशल। तीसरी बात स्किल है। आप समझ गए कि मांग क्या है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग नहीं लिख पाते क्योंकि भाषा साथ नहीं देती। हमारे पास आर्टिकुलेशन की एबिलिटी कम है। हम मन मन में समझ रहे होते हैं कि इसमें ये कुछ ऐसा लिखा जाना चाहिए, लेकिन जब उसको वाक्य बनाने जाते हैं, बैठते हैं, तो वाक्य नहीं बन पाता हमसे, भाषा नहीं गूंथ पाते हम। तो ये समस्या भाषाई दक्षता की समस्या। तो कई बार जब आप उत्तर नहीं लिख पाते तो पहले पता किया कीजिए उत्तर क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। आपको स्वार्थवाद सुखवाद नहीं आ रहा है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, या सवाल पर क्या पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें कौन से सिद्धांत का इस्तेमाल करें। ये विश्लेषण की क्षमता की समस्या है, इथिक्स की नहीं। और तीसरा, विश्लेषण भी कर लिया फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो मतलब आपका लेखन कौशल नहीं है, आपके पास भाषा को गढ़ने की क्षमता नहीं है। ये 3 बातें सवाल के संदर्भ में जरूरी है। और आखिरी जो चौथी बात है कि ये सब हो भी तो लास्ट में ऐसा उत्तर लिखना होगा जिससे हम सेलेक्ट हों, और सेलेक्ट होने के लिए हमको दूसरों को ज्यादा नंबर मिलना चाहिए। दूसरों को ज्यादा नंबर मिलने के लिए कोई ना कोई गुणवत्ता संवर्धन होना चाहिए। तो एडिशनल चीज क्या होनी चाहिए, एक एडिशनल फैक्टर, जैसे कहते हैं ना एक्स फैक्टर है, ये एडिशनल फैक्टर होगा क्वालिटी, एनरिचमेंट, गुणवत्ता। अब आगे 1-2 क्लास के बाद मैं पूरा उत्तर आपको बताऊंगा नहीं। मैंने एक क्लास में पहले वाले में व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिकता क्यों जरूरी पूरा उत्तर बताया था। फिर दूसरी क्लास में मैंने पर्यावरणीय नैतिकता वाला सवाल, नैतिकता समाज और मानव की भलाई कैसे कर सकती है, 2016 वाला सवाल, 2022 वाला सवाल, कई सवाल आपको बताए। इस क्लास में कुछ सवाल लिख के बताऊंगा। आगे से मैं सवाल में क्या मांग है उसकी मांग स्पष्ट कर दूंगा, लिखने का काम आपका होगा, क्योंकि अगर मैं सारे सवाल ऐसे करवाऊंगा तो खत्म नहीं होगा। चलिए, तो हम आज पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 इनसे कुछ सवाल लेंगे, देखते हैं कहां तक जा पाते हैं। और जो टॉपिक लेंगे हमारे टॉपिक होंगे क्वेश्चन के, जिनका संबंध नैतिकता का आशय, नैतिकता का लाभ, इसकी प्रासंगिकता, नैतिकता का क्षेत्र, नैतिकता के निर्धारक और नैतिकता का सार, इसेंस ऑफ एथिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स, मीनिंग ऑफ एथिक्स, इससे जो सवाल होंगे उसके बारे में आज क्लास करेंगे। पिछली क्लास भी हमने इसी टॉपिक की, इस टॉपिक से हम आज ये कर लेंगे तो हमारे पास काफी सवाल हो जाएंगे, फिर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है।
अब इसको देखिएगा आप अपना, ये मैं बढ़ रहा हूँ आगे, आपके पास तो ये पीडीएफ में जाएगा तो उसमें देख लीजिएगा क्या लिखा है। नैतिकता का सार है, नैतिकता का चित्र है, नैतिकता के निर्धारक तत्व है, नैतिकता का लाभ है, उसकी प्रासंगिकता है, नैतिकता का आशय। आपको एक सवाल मैं लेने जा रहा हूं जिससे मैं शुरुआत करूंगा। मान लीजिए 2013 का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, 7th, 2013 का 7th। अब जो आपने स्वार्थवाद सुखवाद वगैरह पढ़ा है, देखिए उसको हम कहां कहां सवाल में यूज करेंगे, इससे समझिएगा कि आपको उत्तर कैसे लिखने हैं। सवाल है, सर्वहित में ही हर व्यक्ति का हित निहित है। हर व्यक्ति का हित निहित है। एक स्टेटमेंट है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। आप इस कथन से क्या समझते हैं? आप इस कथन से क्या समझते हैं? सार्वजनिक जीवन में इस सिद्धांत का पालन कैसे किया जा सकता है? सार्वजनिक जीवन में सिद्धांत का पालन कैसे किया जा सकता है? सर्वहित में ही हर व्यक्ति का हित निहित है। आप इस कथन से क्या समझते हैं? सार्वजनिक जीवन में सिद्धांत का पालन कैसे किया जा सकता है? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस सवाल को हम तोड़ेंगे। पहले हमने सिखाया था आपको कि जब भी उत्तर लिखना होगा क्या करिए, पहले सवाल को छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए और अलग अलग हिस्से का उत्तर लिखते जाइए और पूरे उत्तर का ढांचा तैयार हो जाएगा। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप चाहें तो पहली बार में बड़ा उत्तर लिखिए, जितनी बात आपको समझ में आती लिख लीजिए और फिर उस उत्तर में से कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए, गैर जरूरी चीजों को हटा दीजिए और छोटा उत्तर बना लीजिए। तो आप किसी उत्तर को 2 बार में लिख सकते हैं। पहले सवाल को छोटे भाग में तोड़िए, एक एक भाग का उत्तर लिखिए और फिर बाद में उस उत्तर में से रेलेवेंट चीज निकाल कर अलग कर लीजिए और बाकी चीजों को हटा दीजिए। चलिए इस सवाल को तोड़िए, कैसे करेंगे? तो इसमें सवाल जो बनेंगे, इस प्रश्न को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब जब भी कोई स्टेटमेंट हो सर्वहित में ही हर व्यक्ति का हित निहित है, तो आपको समझाना होगा कि ये सर्वहित में हर व्यक्ति का हित निहित कैसे है। तो पहले जब कोई कथन पूछा जाता है, कथन का मतलब होता है कथन का आशय क्या है, कथन का संदर्भ क्या है, कथन किस सिद्धांत से जुड़ सकता है, जितनी बात आप जानते हो उसमें तोड़ लीजिए। तो हम सवाल को कैसे बनाएंगे? हम सवाल को बनाएंगे, मान लीजिए मैं अगले पेज में चला जा रहा हूं, सवाल बनेंगे ए, सर्वहित एवं स्वहित का आशय क्या है। नंबर 2, बी, हमारे आज की, इसी में कर लीजिए इसको भी, चलिए अलग भी कर सकते हैं, हमारे आज की दुनिया में सर्वहित से क्या आशय लिया जा सकता है और इसके कुछ उदाहरण कौन से हैं। नंबर सी, सर्वहित एवं स्वहित में संबंध कैसे बनता है और किस आधार पर सर्वहित स्वहित आपस में जुड़ता है और किस आधार पर नहीं। मतलब इसका यह है कि सवाल में जो आपके मन में आए, जितने भाग में आप तोड़ सकते हैं सवाल को। अगर आपको सर्वहित का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो पहले सर्वहित का ही मतलब सोचिए। तो मैंने लिख दिया सवाल, सर्वहित स्वहित का मतलब क्या है। फिर दूसरा है, हमारी आज की दुनिया में सर्वहित कहां से किस बात से लिया जाता है। तीसरा, सर्वहित और स्वहित आपस में जुड़ता कैसे। तो पहले भाग को ही आप कई भागों में तोड़ सकते हैं। जिनको सीधे सीधे बात समझ में आती हो वो सीधे सीधे इसका सवाल लिखी बनाएंगे, क्या सर्वहित और स्वहित आपस में जुड़ते कैसे, कब जुड़ते हैं कब नहीं जुड़ते। ठीक है, तो इसमें एक सवाल ही बन सकता है। अगर किसी को बात समझ में आ रही थी तो ऐसे बना सकता है कि सर्वहित एवं स्वहित के बीच संगत और असंगत संबंध कैसे बनते हैं, इनका उदाहरण क्या है। अब दूसरा भाग जब आप देखेंगे तो पहले वाले भाग में क्या किया हमने, क्या पूछा है कि सर्वहित में हर व्यक्ति का निहित कथन का जो है वो हित निहित है। आपने उसको सर्वहित में ही हर व्यक्ति का हित निहित है, उसको उसका मीनिंग, उसका आज की दुनिया में उदाहरण, कब हित निहित होता है कब नहीं निहित होता, इस तरह के सवाल उसको तोड़ लिया। हर सवाल पर भी 2-2 लाइन भी लिखेंगे 6-7 लाइन हो जाएगी। तीसरा है, आप इस कथन से क्या समझते हैं, मतलब आपका मत क्या है इसके बारे में।
जो लोग आंसर लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर हैं, वो किस सवाल को खूब छोटे छोटे सवालों में तोड़ें। कई बार जब मैं सवाल तोड़ूंगा तो इसका मतलब होता है कि मैं आपके समझ के दायरे को बढ़ाया। कोई जरूरी नहीं कि आप आंसर ऐसे लिखेंगे सवालों के थ्रू, लेकिन जो बिगिनर कम से कम उनको इस बहाने सवाल पूरी तरह समझ में आ जाएगा और वो देखेंगे जो उन्होंने पढ़ा है उसी से मैं सारी बात निकालूंगा, कोई नई बात नहीं बताऊंगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो मान लीजिए ई में आप आएंगे, ई तक आप चले गए थे। अगला भाग है सार्वजनिक जीवन में सिद्धांत का प्रयोग कैसे किया जाता है। हम सवाल बनाएंगे सार्वजनिक जीवन क्या है, इसकी संस्थाएं, संदर्भ या उदाहरण कौन से हैं। और एफ बनाऊंगा मैं सार्वजनिक जीवन के संदर्भ में सर्वहित एवं स्वहित के बीच संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है। मैंने जितने सवाल इससे बन सकते थे इस पूरे बड़े सवाल को तोड़ लिया। ऑब्वियसली आप यूपीएससी में इस तरह से नहीं लिख पाएंगे इतना सवाल तोड़कर, लेकिन सीधे यूपीएससी का उत्तर लिखने भी नहीं जा रहे हैं आप, पहले आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जब प्रैक्टिस करते करते कुछ दिन में आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, तब आप एक सवाल को उन्हीं भागों में तोड़ेंगे जो यूपीएससी ने दिया है शुरुआत में। अब देखिए एक एक बात से शुरू करते हैं। पहला जो बात है पूछा गया है सर्वहित और स्वहित। बनाइए सर्वहित स्वहित क्या है। आप कह सकते हैं कि सर्वहित का मतलब है, सर्वहित का आशय है सभी व्यक्तियों का हित, जिसे गांधीवाद में सर्वोदय, समकालीन संदर्भ में समावेशी विकास, वर्तमान राजनीति में सबका साथ, सबका विकास जैसे प्रत्ययों से, प्रत्यय मतलब आइडिया से समझा जा सकता है। तो पूछा था पहले कि सर्वहित क्या है, तब मैंने सवाल उठाया था, हमने बनाया था क्वेश्चन में तो लिखा है सीधे सर्वहित में स्वहित जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने उस सवाल को तोड़ दिया था और कि सर्वहित से क्या मतलब है। तो कहा सर्वहित से मतलब सबका उदय, जैसे गांधी ने कहा था। हमने क्या किया, उत्तर में रोचकता भी पैदा की एग्जाम के लिए। सर्वहित सर्वोदय है, सर्वहित समावेशी विकास है, सर्वहित आजकल का पॉपुलर स्लोगन जैसे सबका साथ सबका विकास है, सर्वहित वो है। तो सबके हित का मतलब सबका विकास, सबका उदय, सबकी जीवन दशाओं का बेहतर होना ना? आप इसको सामान्य भाषा में लिखते कहते कि सबके जीवन की गुणवत्ता की बेहतरी, सबका कल्याण, और भी आप बात कह सकते थे सामाजिक न्याय। तो सर्वहित को आप बहुत सारी अवधारणा से जोड़ सकते थे। आप कह सकते थे संवैधानिक मामलों में सर्वहित का मतलब सामाजिक न्याय होता है, दर्शन में इसका मतलब नैतिकता और दर्शन में इसका मतलब सर्वोदय जैसी अवधारणा से, इकोनॉमी में इसका मतलब किसे, समावेशी विकास से। तो आप इस तरह से लिख सकते थे। आप लिख सकते थे अर्थव्यवस्था में सर्वहित का मतलब समावेशी विकास है, या अर्थव्यवस्था में सर्वहित से समावेशी विकास से लिया जाता है, केवल ग्रोथ से नहीं, समृद्धि से नहीं, विकास से। आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि बात तो जानते होंगे आप। और दर्शन में इसका मतलब सर्वोदय जैसी अवधारणा से लिया जाता है, संविधान में इसका मतलब सामाजिक न्याय से लिया जाता है, सशक्तिकरण से लिया जाता है, इथिक्स में इसका मतलब सबके जीवन की गुणवत्ता बेहतर करने या कल्याण से लिया जाता है, सामूहिक कल्याण से लिया जाता है। इस तरह से सर्वहित का मतलब ये सब हो सकता है, ठीक है। और स्वहित का मतलब क्या है, स्वहित का मतलब है ना, इसका मतलब जैसे संवैधानिक संदर्भों में वैयक्तिक अधिकार, चयन की स्वतंत्रता। तो आपका हित किससे जुड़ा हुआ है, हित का मतलब है कि मेरा हित जिससे पूरा, किससे पूरा होता है। संविधान कहता है कि आपको जो फंडामेंटल राइट हम देते हैं उससे आपका हित पूरा होता है। इसका मेरा हित किससे जुड़ा हुआ है, अधिकारों से। मेरा हित किससे जुड़ा हुआ है, चयन की स्वतंत्रता से। और मेरा हित किससे, मेरे स्वहित का मतलब है मेरा भौतिक कल्याण, मेरा मानसिक कल्याण, मेरे जीवन की बुनियादी जरूरतों की प्राप्ति। ये सब आज के संदर्भ में मेरा हित है। क्या हित है मेरा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी जीवन शैली, अच्छी आय, ये सब क्या है, स्वहित है। तो अधिकार, स्वास्थ्य, जरूरी सेवाएं, बुनियादी चीजों की पूर्ति, मेरा भौतिक और मानसिक कल्याण, ये सब मेरा हित है। तो पहले जब सवाल आप लिखते हैं तो पहले अगर आप इसको और ओपन करें तो आपको क्लियर बात समझ में आने लगती है। मैंने इसको थोड़ा सा विस्तार कर दिया। अब ये बात तो ऐसी कोई चीज मैंने इसमें नहीं लिखी जो आप ना जानते हो। आपका हित, आपके अधिकार में बात आप नहीं जानते। संविधान ने आपको अधिकार दिया इसलिए कि इससे आपका हित हो सके। सारे फंडामेंटल राइट हमारे कल्याण के लिए दिए गए, जानते हैं आप ये बात। आप जानते हैं कि हमारे जीवन की बुनियादी जरूरत पूरा होने में हमारा हित है, ये बात भी आप जानते हैं। आप ये बात भी जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य में, मानसिक सुखों में आपका हित है। तो यहाँ जहां मैंने मानसिक कल्याण लिखा वहां मानसिक सुख लिख सकते हैं, जहां भौतिक कल्याण लिखा यहाँ आप भौतिक सुख लिख सकते हैं, यहाँ आप मानसिक सुख लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेरा हित किसमें है, मेरे जीवन के शारीरिक और मानसिक सुखों में है, मेरा हित वैयक्तिक अधिकारों में है, मेरा हित मेरे चुनने की आजादी में है। अगर मेरे मुझसे चुनने की आजादी छीन ली जाए तो मेरा हित पूरा नहीं होगा। और मेरा हित अच्छे स्वास्थ्य में है, ठीक है। तो पहली बात हमने स्वहित और सर्वहित क्या है इसको समझा दिया।
मैं सवाल को लिखने के साथ साथ आपको समझा भी रहा हूं जिससे आप इसको व्यापक तरीके से समझ पाएं। इस तरह भी आप जो बातें मैंने सर्वहित में लिखी हैं, इन सब बातों को भी आप समझते हैं। सामाजिक न्याय को आप जानते हैं, समावेशी विकास को भी आप जानते हैं, सबके हित में बनाया गया समावेशी विकास की, कुछ लोग भी कोई भी वर्ग विकास की धारा से छूटे नहीं, विकास के लक्ष्य से बाहर न जाए, ये बात आप जानते हैं। सर्वोदय आपने सुन रखा है, कम से कम टर्म सुन रखा है, मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया। अब सवाल है, कथन है, ये तो हो गया स्वहित और सर्वहित क्या है। अब कथन है सर्वहित में ही स्वहित नहीं थे। पहले मैंने बताया सर्वहित और स्वहित का आशय क्या है, अब बता रहा हूं सर्वहित में ही स्वहित नहीं थे। तो मैं क्या कर सकता हूं, अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, जितने चाहे उदाहरण ले लूंगा। पहला उदाहरण मान लीजिए मैंने लिखा कि पर्यावरणीय संदर्भ में पर्यावरणीय संतुलन में ही सबका हित है और इसी पर्यावरणीय संतुलन वाली दुनिया में ही मेरा भी अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी जरूरतों की पूर्ति वाला हित पूरा हो सकेगा। अतः पर्यावरणीय संतुलन में सबका हित है और इसी में इसका हित है, मेरा हित है। दिखाना शुरू किया कि जो बात हमने सर्वहित बताई, विकास बताया, कल्याण बताया, जीवन की बुनियादी जरूरतें बताई, सर्वहित स्वहित बताया, उसमें दिखा रहे हैं कि आप जीवन के किसी क्षेत्र में ले लीजिए, आप अकेले अपना हित पूरा नहीं कर पाएंगे। हमने शुरुआत कैसे की, सबसे बड़े चीज से, ग्लोबल आइडिया से। ग्लोबल आइडिया क्या है, पर्यावरण। तो पर्यावरण से शुरुआत की, कहा पर्यावरण के अच्छे होने में सबका हित है और उसी में मेरा हित है, मतलब मेरा हित दूसरों के हित से अलग नहीं है। ठीक है, अब आइए दूसरा, आ जाइए, मान लीजिए पर्यावरण की बात हम चले आए, हम कहें वैश्विक शांति, आतंकवाद से मुक्ति, वैश्विक स्तर पर रोजगारों का निर्माण, इसमें सबका हित है। इसी तरह से आप इसमें कह सकते हैं ऊर्जा सुरक्षा में सबका हित है और इसी में मेरा भी हित है। तीसरा, हमने क्या किया, एक बार पर्यावरण को लिया, जैविक पूरे प्लेनेट को ले लिया, फिर हमने अपनी दुनिया को लिया जो हमारी कृत्रिम दुनिया है, इसमें हमने राज्य बनाए हैं और हम राज्य के भीतर आ रहे हैं। हमने सबसे पहले पर्यावरण का पूरा बड़ा आइडिया लिया, उसके बाद फिर हमने अपनी दुनिया का उससे थोड़ा छोटा आइडिया लिया और फिर हम अब राज्य के भीतर जा रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम कहेंगे राज्य की अर्थव्यवस्था में समृद्धि, राज्य में अच्छी कानून व्यवस्था, राज्य में आंतरिक सुरक्षा, राज्य में आधारभूत ढांचे का विकास, राज्य में न्यायपालिका, प्रशासन, पुलिस जैसी संस्थाओं की बेहतरी। अब इसकी आप बहुत लंबी लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा लोकतंत्र, इसी में सबका हित है, क्या है, इसी में सर्वहित है और इसी में मेरा भी। अरे भाई, हमारे जितने व्यक्तिगत अधिकार हैं, अगर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर होगा ही नहीं, न्यायपालिका ठीक से काम करेगी नहीं, जितने फंडामेंटल राइट आपको दिए एक भी नहीं मिलेगा। राज्य में अर्थव्यवस्था ठीक नहीं काम करेगी तो आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। तो आप इसको वाक्य में बना सकते थे, राज्य की अर्थव्यवस्था ठीक काम नहीं करेगी तो मेरे भौतिक कल्याण की स्थिति खत्म हो जाएगी, मेरे भौतिक सुख कम हो जाएंगे। अगर राज्य में आंतरिक सुरक्षा बेहतर नहीं होगी तो मानसिक सुख कम हो जाएंगे। राज्य में संस्थाएं ठीक काम नहीं करेंगी तो मेरे अधिकारों की प्राप्ति रुक जाएगी। आप इसको वाक्य में भी लिख सकते थे। क्या दिखाते, राज्य के स्तर पर भी सर्वहित में ही मेरा हित नहीं था। तो आप इसको राज्य, समाज, अर्थव्यवस्था, वैश्विक संबंध या वैश्विक स्थायित्व, शांति, सुरक्षा, पर्यावरण, किसी भी मामले से जोड़ के दिखा सकते। आप इस तरीके से कहते कि पूछा था ना सर्वहित में स्वहित नहीं था, इसका मतलब समझाओ, मतलब आपने समझा दिया। पूछा था आप इस कथन से क्या समझते हैं, आप कहेंगे इस तरह से मैं इस कथन से समझता हूं कि सबका हित और मेरा हित शरीर और अंग की तरह है। क्या करेंगे, स्वार्थवाद के सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। क्या कहूंगा, इस प्रकार सर्वहित एवं स्वहित के बीच संबंध को जैविक आंगिक एकता के सिद्धांत की तरह समझा जा सकता है, जिसके अनुसार मेरा हित
एक, या पहले सबका हित अनुसार सबका हित एक शरीर की तरह और मेरा हित एक अंग की तरह है। जिस प्रकार शरीर के हित में ही अंग का हित है, उसी प्रकार सबके साझे हित एवं सामूहिक बेहतरी में ही मेरी भी बेहतरी है। तो वहां लिख दोगे, इसीलिए भारत में यह मान्यता रही है क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। तो आपने क्या कर लिया, स्वार्थवाद में जो पढ़ा था आपने, उस सिद्धांत को इस्तेमाल कर लिया। कहा कि मैं इसको क्या समझता हूं, मैं समझता हूं कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसका कोई भी हित सबके हित से अलग नहीं है, और सबके हित से अलग कोई हित वो अकेले पूरा नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया की भलाई में, दुनिया की बेहतरी में ही मेरी बेहतरी शामिल है। अब जब आप ये उत्तर लिख रहे हैं, तो इस उत्तर को लिखने से आप ये भी दिखा रहे हैं एग्जामिनर को कि आप सिविल सेवा में जाएंगे तो आप सबके हित के लिए काम करेंगे। इस सेवा के आदर्श के साथ भी संगत है। आप दूसरों के हित के लिए काम करें, उसमें अपना हित अपने आप पूरा हो जाएगा। तो कब आप सिविल सेवा में कोई ऐसा हित नहीं रखने जा रहे हैं जो केवल आपका इकलौता हित हो। सिविल सेवा से उम्मीद भी है जो संस्थाओं को अच्छा बनाए, दुनिया को अच्छा बनाए, और माने कि संस्थाएं दुनिया अच्छी होंगी, इकोनॉमी अच्छी होगी, राज्य अच्छा होगा, तुम्हारा जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो सिविल सेवा के साथ, उसके आदर्श के साथ भी संगत है। और आखिरी बात, सवाल का आखिरी हिस्सा था, पूछा गया है सार्वजनिक जीवन में आप इस सिद्धांत का प्रयोग कैसे करते हैं। सार्वजनिक जीवन में आप इस सिद्धांत का प्रयोग कैसे करते हैं, हम आएंगे क्या, पहले आप बताएंगे सार्वजनिक जीवन क्या है, सार्वजनिक जीवन का आशय क्या है। सार्वजनिक जीवन का आशय तो मैं चार्ट बना रहा हूं, आप उसको पॉइंट लिख सकते हैं। सार्वजनिक जीवन का आशय है राजनीतिक जीवन और राजनीतिक संस्थाएं, इसका मतलब है अर्थव्यवस्था, इसका मतलब है न्यायपालिका। मतलब सार्वजनिक जीवन से आशय वो है जो तर्क से चलता है। हमारे जितनी संस्थाएं हमारी, सबकी साझी संस्थाएं, वो हमारा सार्वजनिक जीवन है। तो क्या कहेंगे, साझी संस्थाओं वाला जीवन ही सार्वजनिक जीवन है। साझी संस्थाओं वाला जीवन सार्वजनिक जीवन। सवाल पूछा था कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, सार्वजनिक जीवन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो हम कहेंगे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। आप कहेंगे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसका इस्तेमाल करेंगे हम, अर्थव्यवस्था में मानव विकास को महत्व दिया जाना चाहिए, समावेशी विकास को महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे क्या, जैसे विकास का केरल मॉडल। क्या करना है, एचडीआई को बेहतर करना है। क्या करना है, अर्थव्यवस्था में सब्सिडी, संरक्षण, कमजोर वर्गों का उत्थान, आर्थिक न्याय। क्या समझना है कि जब तक सबका जीवन अच्छा नहीं होगा, हमारे आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल करके जब तक सबका जीवन अच्छा नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा जीवन भी अच्छा नहीं होगा। अगर किसी राज्य में बहुत सारे लोग गरीब रहेंगे, भुखमरी का शिकार रहेंगे, तो हमारे पास कुशल मानव श्रम नहीं होगा। कुशल मानव श्रम नहीं होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। इसलिए अपनी अर्थव्यवस्था की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा कमजोर वर्गों के उत्थान में लगाना चाहिए, इससे सबका हित हो, उसमें मेरा हित हो। हम कहेंगे क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं अर्थव्यवस्था में किस संदर्भ में, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए कल्याणकारी राज्य के आदर्श में। कैसे, सबको शिक्षा, सबको काम, सबको आवास। ऐसा होगा तो राज्य में अपराध कम होगा, राज्य के नागरिकों की बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी तो अपराध कम होगा, राज्य में आंतरिक सुरक्षा का संकट घटेगा, राज्य में कुशल मानव श्रम बढ़ेगा, और इन सबसे हमारा जीवन, हमारा राज्य अच्छा होगा। राज्य अच्छा होगा तो मेरा जीवन भी अच्छा हो जाएगा। इस तरह से कहेंगे कि इसका प्रयोग हम राजनीति में सभी वर्गों को, स्त्रियों को आरक्षण, दलितों को आरक्षण, राजनीति को क्या कर सकते हैं, अगर हम राजनीति को कैसे बनाएं, समावेशी राजनीति। क्या करें, पंथ निरपेक्ष राजनीति। हम जाति धर्म की राजनीति ना करें, ऐसी राजनीति करें जिसमें सबका हित है, केवल किसी एक वर्ग का हित ना देखें, नहीं तो राज्य में संघर्ष बढ़ेगा। समावेशी राजनीति करें तो उससे सबका हित होगा। तो हम कहेंगे कि इसका सार्वजनिक जीवन में प्रयोग इस तरह से किया जा सकता है। राजनीति में इसका प्रयोग किया जा सकता है, राजनीति को समावेशी बना के, जाति धर्म को इसके आधार पर ध्रुवीकरण को रोककर। अर्थव्यवस्था में प्रयोग किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था की समृद्धि का एक बहुत बड़ा हिस्सा वंचित वर्गों के उत्थान में लगाकर। इस तरह से आप कहेंगे कि हम इसका सर्वहित में ही स्वहित निहित है, इस सिद्धांत का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। उसने देखा आपने जितनी बात मैंने बताई, क्या तुमको सब्सिडी संरक्षण नहीं पता, क्या तुमको जैविक आंगिक एकता का सिद्धांत नहीं पता, क्या सर्वहित का मायने नहीं पता। मतलब इसमें मैंने सर्वहित का मायने भी कोई बताया होगा तो नई बात तो नहीं बताई होगी ना। सामाजिक न्याय तुम जानते हो, सर्वोदय भी तुमने सुन जरूर रखा होगा, लेकिन सोच नहीं पाए। तो क्या ये उत्तर मैंने बनाया ये गाइड से बन सकता है, और गाइड से नहीं बन सकता, तुम गाइड से आईएएस भी नहीं बन सकते। तो तुम कहोगे इस स्तर का उत्तर हम कैसे बनाएं। इस स्तर का उत्तर रातों रात नहीं बनेगा। इस स्तर का उत्तर तब बनेगा जब एक उत्तर आप सुनते हैं, फिर उस उत्तर को बेंचमार्क मानकर अपने दिमाग को दौड़ाते हैं। अच्छा, एक बात और महत्वपूर्ण बात मुझे पहले बता देनी भूल गया, जब भी कोई सवाल मैं करवाऊं यहाँ, जब मैं सवाल बोलता हूं उसके बाद आप पहले वीडियो को रोक दिया कीजिए। रिकॉर्ड क्लास आपको दी जाती है, वीडियो रोक दिया कीजिए, और वीडियो रोकने के बाद, पॉज करने के बाद, पहले
खुद से 10 मिनट उस सवाल को करने की कोशिश की, और सवाल करने के बाद जब आप कर लें तब मेरे उत्तर से उसका मिलान कीजिए और फिर देखिए कि आप कहां क्या नहीं सोच पा रहे थे। अगर सीधे मेरा उत्तर सुनेंगे तो आपका विकास नहीं होगा। पहले आप सवाल करने की अपने से कोशिश की और फिर देखिए कि क्या सर्वहित नहीं समझ पा रहे थे आप, क्या स्वहित नहीं सोच पा रहे थे आप, क्या आप पर्यावरण राजनीति इस तरह का विभाजन नहीं कर पा रहे थे, उदाहरण नहीं बना पा रहे थे सबका हित आपस में, मेरे हिस्से कैसे जुड़ा है या मेरा हिस्सा कैसे जुड़ा है, ये बात आप अलग अलग उदाहरणों से नहीं समझ पा रहे थे, कहां फंस रहे थे। तो आपको अपने दिमाग को क्या करना है, सवाल करने मतलब दिमाग को खोलना। जितना आपका दिमाग खुलता जाएगा उतना इस तरह की बातें जो है आपको बेहतर तरीके से करते जाएंगे। आइए अभी अगले सवाल पर चलते हैं। उसी के साल का 8वां सवाल है, 8वां सवाल। और ये जितने सवाल हैं तुम पाओगे कि ये तुम्हारे सिलेबस से सीधे ऐसे हल नहीं होंगे। मैं तुमको अगर नैतिकता का सार पढ़ा देता तो हो जाता। जब तक मैं तुमको स्वार्थवाद के अंदर जाकर उसका अनुप्रयोग सर्वहित और स्वहित आपस में कैसे जुड़ सकते हैं, प्रबुद्ध स्वार्थवादी एक समझता है कि कैसे दुनिया में हमारे हित साझे, ये सब इतना विस्तार से पढ़ाया होता तो तुम्हें समझ को ना बना पाते। तो आज मैं उत्तर बनाता हूं और तुम जैविक आंगिकता का सिद्धांत सुन के समझ जाते हो, तुम समझ जाते हो कैसा तो प्रबुद्ध स्वार्थवाद में हमने पढ़ा था, तुम क्वेश्चन से कनेक्ट कर पाते उत्तर से। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा होता, ह्यूमन इंटरफेस का मतलब सिर्फ तुमको बता देता, 2 डिफिनेशन लिखवा देता मानव संबंध की, नैतिकता के सार का सिर्फ मतलब बता देता कि नैतिकता के सार का मतलब होता है किसी नैतिक या अनैतिक काम की किसी विशिष्ट लक्षण के आधार पर पहचान करना। तो कह देता कि ऐसी एक पहचान परिणाम सापेक्षतावादियों की है, दूसरी पहचान परिणाम निरपेक्षतावादियों की है। परिणाम सापेक्षतावादियों में स्वार्थवाद, सुखवाद, उपयोगितावाद है। परिणाम निरपेक्षतावादियों में कांत, रॉल्स, गांधी जैसे लोग हैं। फिर कह देता परिणाम सापेक्षतावादी में स्वार्थवादी मानते हैं स्वार्थ ही नैतिक है, सुखवादी मानते हैं सुख नैतिक है, उपयोगितावादी मानते हैं उपयोगिता नैतिक है। सिर्फ इतनी बात बता के आपको मैं नैतिकता के सार से आगे बढ़ जाता, एटीट्यूड में चला जाता। तो आपको कभी ये ना लगता कि मैंने नैतिकता के सार को नहीं पढ़ाया। लेकिन अगर हमने स्वार्थवाद पर 2 दिन ना लगाया होता तो आप कभी सवाल को समझ नहीं पाते कि सवाल का मतलब क्या है। इसलिए जब आप सुनते हैं अक्सर भाई को एथिक्स की क्लास को, कई बार आपके दिमाग में डाउट आता है कि नैतिकता के सार पर 10 दिन क्यों पढ़ा रहे हैं। क्योंकि उसी 10 दिन नैतिकता के सार पर पढ़ोगे तो आप 1-2 सवालों में आर्ग्यूमेंट बनाना सीख पाओगे। क्योंकि यूपीएससी कभी आपसे यह सवाल नहीं पूछेगा कि नैतिकता के सार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नैतिकता का सार तुम्हारे सिलेबस में है लेकिन उस पर संक्षिप्त टिप्पणी नहीं पूछी जाएगी। नैतिकता के सार के अनुप्रयोग से, उसके भीतर की बहुत सारी बातों से अलग अलग सवाल हल हो सकते हैं, लेकिन सीधे उस पर सवाल नहीं बनेगा। इसीलिए हम इसको इतना विस्तार से पढ़ें, कोई भी सवाल आए तो आप समझ पाए पहले सवाल में क्या मांग है। अब आपको ये बात समझनी है अगर कि आपकी गाइड और किताब कितने काम की है तो कभी अपनी गाइड में जाकर देखिएगा। तो मैंने बताया आपको पर्यावरणीय संदर्भ, लोकतांत्रिक संदर्भ, अर्थव्यवस्था का संदर्भ, किसी गाइड में उत्तर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए गाइड पढ़ने वाले लोग एथिक्स में 80-90 नंबर पाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं है। वो रटी रटाई गाइड की बात लिख रहे हैं। अगर एथिक्स में तुमको 120-130 नंबर पर जाना है, तुमको समझ बनानी होगी। बिना समझ बनाए तुम एथिक्स में 120-130 नंबर तक नहीं जा पाओगे। और इसलिए मैंने कहा कि किसी गाइड में आप पढ़ेंगे तो वहां स्वार्थवाद पर 10 पेज नहीं लिखा होगा। आपने स्वार्थवाद की पूरी पढ़ाई की, अपना पूरा जो आप जितने पेज आपने लिखे होंगे स्वार्थवाद पर जोड़िएगा, 8-9 पेज से कम नहीं बन रहा होगा। 2.5 दिन करीब स्वार्थवाद पढ़ा है आपने, 8-9 पेज आपने अपने नोट्स में लिखा होगा। कोई पॉइंट्स हैं उनको अगर भाषा में विस्तार देंगे तो 8-9 पेज से ज्यादा हो जाएगा। मैं तो केवल पॉइंट्स लिखता हूं ना। तो अगर आपके पास 8-9 पेज की जानकारी स्वार्थवाद पर है तो अब आप इतना किसी किताब में नहीं पाएंगे। फिर भी अगर आपको कई बार आप कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, तो जो किताब में लिखा उससे 4 गुना ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूं, तब तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर गाइड पढ़ के तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझने के लिए आपको भी उतना ही एफर्ट करना पड़ेगा जितना मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं पेन लेकर आपको प्रयास कर रहा हूं, मैं चाहूं तो एथिक्स को सतही तौर पर 50-40 दिन में आवृत्ति पढ़ा दूं, कुछ लिखवा दूं, नोट्स बनवा दूं, तुम्हारा वही नोट्स बनवाऊंगा, परिभाषा लिखवाऊंगा, किताब से पढ़ के परिभाषा लिखवा दूंगा, तुमको खूब मजा भी आएगा, सब चीज तुमको समझ में भी आएगी। सिलेबस खत्म करने के लिए या फिर यूपीएससी का पेपर हल करने के लिए सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगला सवाल है 2013 का 8th क्वेश्चन। राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते, इस संदर्भ में आपका क्या मत है? अपने उत्तर का उदाहरण सहित आधार बताइए। उदाहरणों सहित आधार बताइए। इस सवाल को भी अगर आपको तोड़ना है तो पहले आप तोड़ेंगे कि राजनीति क्या है और नैतिकता क्या है। पहला सवाल क्या बनेगा, राजनीति से क्या आशय है, क्या क्या मायने राजनीति से लिया जा सकता है, नैतिकता से क्या आशय है। फिर देखना होगा कि कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि राजनीति और नैतिकता साथ नहीं चल सकती। फिर देखना होगा कि उनकी बात क्यों सही नहीं है, क्योंकि आप इथिक्स के पेपर में ध्यान रखिए कभी भी इथिक्स का विरोध नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने कह दिया कि हाँ राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चलती तो पेपर इथिक्स का है और उसी में इथिक्स का विरोध कर रहे हो, इसका तुम्हारे अंदर सिविल सर्विस में जाने का एटीट्यूड नहीं है। इथिक्स का विरोध आप कहीं नहीं कर सकते। इथिक्स के पेपर में आप कहीं नहीं कर सकते नैतिकता अव्यवहारिक है, नैतिकता केवल खोखला आदर्श है। अगर ऐसा किया तो आपको वही समझ लीजिएगा आपका इस पेपर में इसको खत्म। तो आपको इस पेपर में तो नैतिकता को हर तरीके से डिफेंड करना है, नैतिकता का महत्व समझाना है, नैतिकता का लाभ समझाने। अब इस सवाल को जरा देखें तो कितने भाग में इसको बांट सकते हैं। देखिए ये तो ए, राजनीति का क्या आशय, राजनीति से क्या आशय, इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं,
कि नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या करती है? सी, वे कौन से लोग या मत हैं जो मानते हैं कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकती? उनके ऐसा मानने का कारण क्या है? डी, ऐसा मानने वाले व्यक्ति क्यों ठीक नहीं सोचते? उनके इस मत का खंडन कैसे किया जा सकता? इस खंडन के तर्क और उदाहरण क्या हो सकते हैं? मैंने क्या किया, इस सवाल को भी, जितने सवाल और हो सकते थे इसमें सब में तोड़ लिया। ढेर सारे सवालों में इसको तोड़ लिया। अब सीखना है हमको, पहले सीखना राजनीति क्या है। तो हर सवाल में कुछ फैक्चुअल बात होगी। पॉलिटिक्स क्या है, उसका क्या मायने, तो आपको कुछ फैक्ट पता होना चाहिए और उसको एथिक्स के संदर्भ में सोचने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो ये मसला इस बात का भी हो सकता है कि हो सकता है आपकी स्कूलिंग बहुत खराब हो, आपको पॉलिटिक्स का मतलब ही ना आता हो, आपका बैकग्राउंड कमजोर है। उसमें आपका दोष नहीं है, हमारी शिक्षा प्रणाली का दोष है, आपका दोष नहीं है। लेकिन दोष किसी का भी हो, शिक्षा प्रणाली का हो, किसी का भी हो, कंपटीशन में तो दरअसल यूपीएससी ना कोई समानुभूति और सहानुभूति आपके साथ दिखाएगा नहीं, तो दोष को दूर करना पड़ेगा। अच्छा, कोचिंग में भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम एथिक्स में पहले शब्दों का मायने समझाने में आपको 20 दिन लगा दें। यहाँ तो 1 साल के भीतर आपकी सारी कोचिंग कंप्लीट करवाई जाती है। भी समय का अभाव होता है, उसमें मैंडेट है कि भाई आप सिलेबस खत्म की, सिलेबस कितना बड़ा है कि आपके भाषाई दक्षता, आपके उत्तर लेखन कौशल, सबका काम तो सब पर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कई बार आपको कुछ खुद से एफर्ट कुछ करना पड़ेगा। चलिए अब जरा देखें, इसमें एक एक बात का उत्तर ढूंढते हैं। राजनीति का आशय क्या है, इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, नैतिकता क्या है, नैतिकता क्या करती है, फिर कौन से लोग या मत हैं जो मानते हैं कि राजनीति नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते, उनका ऐसा मानने का कारण क्या है, ऐसा मानने वाले व्यक्ति क्यों ठीक नहीं सोचते, उनकी इस मत का खंडन कैसे किया जा सकता है, इस खंडन के तर्क और उदाहरण क्या हो सकते हैं। इतनी बात पर आपको दिमाग लगाना है, तब आप सवाल का जवाब निकाल पाएंगे। हर सवाल में छुपे हैं कई सवाल, जैसे सुना हुआ तुमने, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, इसको भी देखना हो, कई बार देखना। सवाल में भी कई सवाल छुपे हैं, सवाल को कई बार पढ़ना। अब आप मेरा वीडियो रोक लीजिएगा अपने स्तर पर जब आप देख रहे हो, और रोकने के बाद पहले इस सवाल को खुद से सोच लीजिएगा। 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट टाइम दीजिएगा, तो जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि सब मामला एक सवाल हल करने का नहीं। पहला शब्द मैंने लिखा है, पहले मैं आपको इसमें समझा देता हूं। राजनीति, राज का मतलब होता है शासन, नीति का मतलब होता है नियम, सिद्धांत, और कई बार इसे हम संस्थाएं भी लेते हैं। इसका मतलब शासन, सरकार, इससे संबंधित कोई नियम, सिद्धांत, संस्था, इसकी कोई बात होगी तो उसको राजनीति कहते हैं। राजनीति, राज का मतलब शासन, नीति का मतलब नियम, सिद्धांत, संस्था। तो जहां पर आप शासन कैसे होगा, सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे चलेगी, कौन कौन सी संस्थाओं से सरकार चलेगी, किन नियमों और सिद्धांतों पर शासन होगा, इस तरह की बात जहां आप सीखते हैं उसको हम कहते हैं राजनीति। तो मोटे तौर पर राजनीति का अगर आप ये मायने जानते हैं तो हम कहेंगे कि आज जो हमारी राजनीति है वो क्या है। इसमें प्रायः दुनिया में कैसी राजनीति है, आज लोकतांत्रिक राजनीति। और लोकतांत्रिक राजनीति के 2 मायने हो सकते हैं। अब ये थोड़ी टिपिकल बात हो सकती थी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसका एक मायने होता है राजनीति का चुनाव जीतना, सरकार बनाना, बहुमत जुटाना, इसको चुनावी राजनीति कहते हैं। दूसरा इसका मायने होता है राजनीति का मूल्यों की राजनीति। इसका मतलब होता है कुछ उचित साध्यों की प्राप्ति का प्रयास करना, जैसे न्याय, समानता, सशक्तिकरण, वंचित वर्गों का उत्थान। तो राजनीति के 2 मायने हो सकते हैं। एक, राजनीति का मतलब है सबकी भलाई, राजनीति का मतलब है सर्वोदय, राजनीति का मतलब है सबका कल्याण, राजनीति का मतलब है जनता के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना। राजनीति का मतलब ये राजनीति के मूल्य है। फिर से अगर आप देखना चाहें कि मूल्य कहां हैं तो हम कहेंगे ये हमारे कौन से हैं, ये संवैधानिक आदर्श है। तो
तो एक राजनीति का मतलब क्या हो गया? तो राजनीति का एक आशय है संवैधानिक आदर्शों या साध्यों की प्राप्ति, और दूसरा मतलब है राजनीति का, अब मैं इधर उधर लिख रहा हूं जहां जहां मुझे जगह मिल रही है, राजनीति का दूसरा आशय है बहुमत जुटाना और सरकार बनाना। क्या करना? चुनाव जीतना। मैंने इसी पेज को इस्तेमाल किया इसलिए इसमें बात लिखी, आप दूसरे पेज में लिख सकते हैं। पहले मैंने आपको समझाया राजनीति का क्या मतलब है। सब दो तरह के लोग हैं राजनीति का मायने लेने वाले। एक जो मानते हैं राजनीति का मतलब है जनता के कल्याण के लिए काम करना, जनता की भलाई के लिए काम करना, सर्वोदय के लिए काम करना, संवैधानिक आदर्शों की प्राप्ति करना, वंचित वर्गों का उत्थान करना। साध्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, साध्य, उचित साध्य, आदर्श राज्य बनाना। जैसे हम भारत के लोग भारत को फला फला किस्म का राज्य बनाना चाहते हैं, एक राजनीति का मतलब ये है। जैसा प्लेटो चाहता था एक आदर्श राज्य बने जिसमें दार्शनिक राजा हो, योद्धा हो, व्यवसायी हो, सब अपना अपना काम करें। तो कहेंगे जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य, वो भी राजनीति है। जैसे गांधीवाद, जैसे समाजवाद, ये सब क्या है? संविधानवाद, ये सब आदर्श राजनीतिक विचारधाराएं। दूसरा राजनीति का मतलब है किसी न किसी तरीके से चुनाव जीतना। अब आप कहेंगे कि ये जो दो राजनीति के मतलब हैं, क्या बन गया? इस राजनीति के दो आशय, आप चाहे तो तरह शुरू कर सकते थे। राजनीति के दो आशय, एक संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों की प्राप्ति के लिए शासन, जनता का कल्याण या सर्वोदय, सभी नागरिकों को न्याय, समता, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की उपलब्धता तथा सभी का नैतिक विकास। एक राजनीति का मतलब यह है। आप कहेंगे जैसे क्या थी? जैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय या बाद में आजादी के उस समय बाद तक की राजनीति, यही राजनीति का मायने, एक मायने यही है। और राजनीति का दूसरा आशय है, राजनीति का दूसरा आशय है चुनाव जीतना, वोट बैंक बनाना, सरकार बनाना, वहित पूरा करना, दलीय हित के लिए कार्य करना। दो मीनिंग है पॉलिटिक्स। आप कह सकते हैं कि ये क्या है? ये प्रबुद्ध स्वार्थवाद वाला, मानसिक सुखवाद वाला मीनिंग है, और वो वाला संकीर्ण स्वार्थवाद वाला मीनिंग है। तो एक राजनीति कैसी है? संकीर्ण स्वार्थ, संकीर्ण स्वार्थवादी राजनीति। और दूसरी तरफ है कौन सी? सर्वहित की राजनीति। इसमें स्वार्थवाद यूज हो गया। ये प्रबुद्ध स्वार्थवाद की, मानसिक सुख की, और दूसरी वाली केवल रुपया पैसा कमाने की, पावर हासिल करने की, शक्ति हासिल करने की। इस राजनीति में क्या है? इस राजनीति में केवल क्या है? शक्ति, पैसा, पद का दुरुपयोग, ये सब शामिल है। अब आप कहेंगे कि वर्तमान समय में आदर्शवादी राजनीति का तथा आदर्शवादी राजनीतिज्ञों का क्या हुआ है? क्षरण हुआ है। इससे जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, संप्रदायवाद के आधार पर ध्रुवीकरण करके वोट बैंक तैयार करना और इससे चुनाव जीतना ही राजनीति का समानार्थी बन गया है। मतलब राजनीति का मतलब क्या बन गया है? राजनीति बराबर बन गया चुनावी राजनीति, और चुनावी राजनीति का मतलब बन गया वोट बैंक की राजनीति, और वोट बैंक की राजनीति का मतलब बन गया जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रीयतावाद, और चुनाव जीतने की राजनीति का मतलब बन गया चुनाव जीतने के लिए बल, बाहुबल का प्रयोग। ऐसा जो लोग मानते हैं कि राजनीति चुनाव जीतने के लिए होती है, वही लोग मानते हैं कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकती। नैतिक बनोगे तो चुनाव नहीं जीतोगे, और चुनाव जीतना है तो नैतिकता छोड़नी पड़ेगी। क्या कहेंगे? इन्हीं
लोगों का मत है कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकती, क्योंकि नैतिकता से चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि नैतिकता से चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो कहा ना कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकती। तो आप कहेंगे ये कथन सबके संदर्भ में सही नहीं है। इन्होंने राजनीति बराबर चुनावी राजनीति बना दी, उनके लिए कथन ये सही है। अब आप क्या कहेंगे, आपका क्या मत है? आप कहेंगे कि मेरा मत है कि चुनाव जीतना राजनीति का केवल एक पक्ष या साधन है। राजनीति का व्यापक आशय उचित साध्यों की प्राप्ति है, उचित साध्यों की प्राप्ति। आप कहेंगे ये इसका मायने नहीं है, ये कुछ लोगों ने, करप्ट लोगों ने इसका मायने बना दिया है, क्योंकि वो जाति राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, अपने हित की पूर्ति करना चाहते हैं, राजनीति से पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने कह दिया कि राजनीति नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकती। क्योंकि वैसे नेता जिन पर जनता भरोसा नहीं करती, इसलिए बिना वोट बैंक बनाए चुनाव जीत ही नहीं सकते, क्योंकि विश्वसनीयता उनकी नहीं है। तो जाति के कारण ही उनका आधार टिका हुआ है, उनका सारा जनाधार जाति से, धर्म से टिका हुआ है, उनकी पॉपुलरिटी जाति और धर्म से। तो आप कहेंगे कि आप इस बात को नहीं मानते और आप समझते हैं बात गलत है, उसके संदर्भ में आपके पास तर्क और उदाहरण है। आप क्या कहेंगे? आप देंगे तर्क और उदाहरण, तर्क और उदाहरण देंगे क्यों ये बात गलत है। फिर से आप देंगे किसका उदाहरण? आप देंगे यूरोपीय राज्यों का उदाहरण, जो विकास के प्रतिमान पर भी आगे हैं और नैतिकता के प्रतिमान। आप कहेंगे अगर ये बात सही होती तो यूरोप में जहां नैतिकता ज्यादा है वहां तो राजनीति हो ही नहीं पाती। लेकिन हम पाएंगे यूरोप के मुल्कों में तो प्रधानमंत्री के ऊपर कोई सामान्य आरोप भी लगता है, उसको पद छोड़ना पड़ता है। जनता सपोर्ट नहीं करती, पद छोड़ना पड़ता है। बोरिस जॉनसन, टोनी ब्लेयर, बहुत सारे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री देखो पद छोड़ दिए। ऋषि सुनक इसीलिए प्रधानमंत्री बने क्योंकि उनसे पहले जो महिला प्रधानमंत्री आई थी वो छोड़ के चली गई, उसके पहले बोरिस जॉनसन थे वो छोड़ के चले गए। तांत्रिक प्रक्रिया से आपको पद छोड़ना पड़ता है। आपके ऊपर आरोप लग गया सिर्फ इसलिए पनामा पेपर में कि आपका नाम उसमें आ गया, आपको पद छोड़ना पड़ता है। नैतिकता के साथ राजनीति जुड़ी हुई है। कोई पॉलिटिकल पार्टी यूरोप में किसी आदमी की पार्टी नहीं है। ऐसा नहीं जैसे हमारे यहाँ लालू यादव, अखिलेश यादव, मोदी, राहुल गांधी, स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, इनकी पार्टियां हैं। वहां लोगों की पार्टियां नहीं है, पार्टियों में लोग हैं, वो लोग आते जाते रहते हैं, लोग पार्टी को कंट्रोल नहीं करते। अभी भी क्या है? नैतिकता है। इस पर यूरोप में चुनाव होता है, वहां पर्यावरण का मुद्दा गहरा होता है, पर्यावरणीय संकट का सामना, जबकि यूरोप के पास पर्याप्त पानी है। भारत जैसे देश के पास पानी का संकट होने वाला है, पाकिस्तान के पास पानी का संकट होने वाला है। हम चुनाव पर्यावरण की बात ही नहीं करते, हम चुनाव बात करते हैं जाति और धर्म की। कनाडा में सरप्लस पानी है, कनाडा में बात होती है चुनाव के समय भी पर्यावरण की, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की। वो पूरी दुनिया की बात कर रहे होते हैं कई बार। वहां जनता अगर सरकार समर्थन भी कर रही हो इजराइल हमास के युद्ध में इजराइल का, तो भी उसकी जनता उनके विरोध में उतरी होती है सड़क पर। खत्म नैतिकता है और नैतिकता राजनीति दोनों साथ साथ चल रहे हैं। पद का दुरुपयोग लोग नहीं कर पाते हैं। पुलिस अधिकारी किसी के कहने पर केस रजिस्टर नहीं करते यूरोप में, चल रही है राजनीति और नैतिकता चल रही। इसका उदाहरण हमारे पास यूरोप है। इसी को उदाहरण आप क्या कहेंगे? कहेंगे इसका उदाहरण हम भारत में भी आजादी के बाद बनी सरकारों में दे सकते हैं, जब सिद्धांत, नैतिकता और राजनीति दोनों साथ साथ चल रहे थे। चुनावी लोग जीत रहे थे, लेकिन वो खुद कर जो चुनाव जीतने वाले लोग थे, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, ये जातिवाद नहीं करते थे। नेहरू की जाति ब्राह्मण है, शास्त्री की जाति कायस्थ है। इन्होंने अपनी जाति का वोट बैंक बनाने का प्रयास नहीं किया। सांप्रदायिकता उभार का चुनाव नहीं जीता। फ्रीडम स्ट्रगल के सेनानी हमारे राजनेता है, चुनाव लड़ते थे। भी उनको तुमने पढ़ा होगा 47 पहले भारत में चुनाव हुए, देश की आजादी के लिए, कॉमन कॉज के लिए चुनाव लड़े जाते थे। हम कहेंगे आजादी के पूर्व तथा आजादी के बाद 15 वर्षों की जो राजनीति है दिखाती है कि राजनीति नैतिकता दोनों साथ चल सकती है। गांधी का स्टेटमेंट देखेंगे इसमें। गांधी कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति मृतदेह के समान है। वहां धर्म का मतलब नैतिकता है, वो धर्म नहीं जो तुम समझते हो इस्लाम और हिंदुइज्म। गांधी मतलब कहना है नैतिकता के बिना राजनीति मृतदेह के समान है। गांधी भी राजनीति कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इसका हमारे पास उदाहरण है। अंबेडकर ने राजनीति की, उस राजनीति से क्या किया? संविधान में हिंदू कोड बिल लेके आए। नेहरू ने राजनीति की, उससे सांप्रदायिकता को रोका। गांधी ने राजनीति की, उससे हिंसा को रोका। ये राजनीति की हमारे पास क्लासिकल एग्जांपल है। नेल्सन मंडेला ने राजनीति, हमारे पास ढेर सारे एग्जांपल हैं ना। अगर आप राज्यों का नहीं देना चाहते तो आप नेल्सन मंडेला की राजनीति, आप अंबेडकर एवं गांधी की राजनीति, जो केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, व्यापक सामाजिक परिवर्तन का मामला है, तो आप कहेंगे बिल्कुल संभव है। ये केवल स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने अपने हित के लिए जातिवाद धर्म का प्रयोग करके राजनीति की। उन्होंने ये मिसपरसेप्शन फैला दिया कि बिना नैतिकता की राजनीति हो सकती, इसलिए राजनीति में गिरावट आ रही, लोगों का विश्वास और भरोसा उस पर से उठा है। आजादी के बाद कोई नहीं कहता था नेता चोर है। नेहरू शास्त्री को कोई चोर नहीं कहता था। उनके मत से आप सहमत होना हो अलग बात है, लेकिन राजगोपालाचारी को कोई चोर नहीं कहता था। आज वो कहते नेता चोर है। इसका विश्वसनीयता गिरी है। हमको कहना राजनीति नैतिकता साथ साथ चल सकती है। आज भी दुनिया के बहुत सारे देशों में चल रही है। नेल्सन मंडेला ने चलाई, गांधी ने, अंबेडकर ने, यूरोपीय देशों में। और इसलिए ये भ्रामक आइडिया है
कि केवल चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह के साम दाम दंड का प्रयोग करके चुनाव जीतना ही केवल राजनीति, ये राजनीति का बहुत नैरो मायने है। अब आप कहेंगे कि अगर हम मिल और प्रबुद्ध स्वार्थवाद के लिहाज से भी सोचें तो राजनीति का मतलब है दुनिया की समस्याओं का समाधान करना, सबके हित को साथ लेकर चलना, देश की एकता अखंडता को मजबूत करना, मानसिक सुखों में इजाफा करना। वो सब भी बिना नैतिकता के संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप अंत में कह देंगे कि मेरा मत यही है, क्या मेरा मत है, क्या का सवाल आया ही है कि सर्वोदय या सर्वहित से ही देश की एकता, अखंडता, विकास संभव है और ऐसी राजनीति नैतिकता के बिना संभव नहीं है। आप कहेंगे हमारे संविधान के आदर्श भी बिना नैतिक राजनीति के संभव नहीं होंगे। जनता के जीवन में मानसिक सुख और परिष्करण भी नैतिक राजनीति के बिना संभव नहीं होगा। इसलिए आप कहेंगे कि भाई राजनीति तो हमने बनाई संविधान के तहत ना, ऐसी राजनीति जिसके संविधान के सिद्धांत खारिज हो रहे हैं वो राजनीति ठीक नहीं है। इसलिए मेरे मत में राजनीति और नैतिकता साथ साथ ही चलेंगे, बिना नैतिकता की राजनीति हो नहीं सकती। और अंत में क्या करेंगे, अंत में कहेंगे गांधी का यह कथन कि नैतिकता विहीन यानी धर्म विहीन, धर्म विहीन, धर्म मतलब नैतिकता विहीन राजनीति वृत्त देह के समान है। इस संदर्भ में मेरा भी यही। तो आपने गुणवत्ता संवर्धन के लिए बाद में गांधी के कथन से इस बात को खत्म कर दिया। ये सवाल का उत्तर होगा। इसमें भी आपने प्रबुद्ध स्वार्थवाद में जो समझ बनाई है कि सबके हित में मेरा हित है, ये संकीर्ण स्वार्थवादी लोग हैं जो केवल पावर के लिए राजनीति कर रहे हैं, क्या आर्गुमेंट आप इसमें यूज करेंगे। ये क्वेश्चन भी किसी टॉपिक से हल नहीं होगा। आपके सिलेबस में ना तो नैतिकता के सार से क्वेश्चन हल होगा, ना नैतिकता के निर्धारक तत्व से हल होगा, ना मानव के साथ संबंध से हल होगा, ना एटीट्यूड से हल होगा, ना एप्टीट्यूड से हल होगा, किसी से हल नहीं होगा। इसको आपको एक इंडिपेंडेंट तरीके से समझना पड़ेगा। तो इसलिए आपके क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखकर तैयारी करेंगे तो आपको समझ बनानी पड़ेगी। एक सवाल मैं और लूंगा, 2014 का एक क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया है उसको लेंगे और फिर मैं आपको सवाल और बताता हूं जो पूछे गए हैं, जो सीधे कांच से सीधे जो आपने पढ़ा उससे सीधे पूछे गए हैं। 2014 का पहला क्वेश्चन, इससे बात शुरू करते हैं फिर देखते हैं आगे। सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, क्या आप सहमत हैं? आपके लिए सुख का क्या अर्थ है? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। 2014 का 1 का ए, 2014 1 का ए क्वेश्चन है, सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, क्या आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं? आपके लिए सुख का क्या अर्थ है? आपके लिए सुख का क्या अर्थ है? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है 2014 का 1 का ए। इसको भी आप छोटे छोटे सवालों में बांट लीजिए। पहला सवाल क्या बनेगा? ए बनेगा सुख क्या है। मैं उसी क्रम में सवाल नहीं तोड़ रहा हूं जिस क्रम में पूछा गया है, मैं सबसे छोटी यूनिट के हिसाब से तोड़ रहा हूं। सुख क्या है? दूसरा, मेरे लिए सुख का क्या मायने है? सी, मेरे लिए सुख का जो मायने है उसके समर्थन के तर्क और उदाहरण। डी, क्या सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं? समर्थन या विरोध का तर्क। तो क्या है मेरे लिए सुख का क्या मायने है, मेरे लिए जो सुख का मायने उसके समर्थन का मेरे पास तर्क क्या है, उसके उदाहरण क्या है, क्या सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं? समर्थन करें तो समर्थन का तर्क, विरोध करें तो विरोध का तर्क। इतने सवाल इसमें शामिल है। अब एक एक करके सवाल का उत्तर बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सुखवाद जो आपने पढ़ा उसी से आप सवाल का जवाब कर पाएंगे। जैसे क्या सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, इस सवाल का जवाब अगर आपने सुखवाद की आलोचना ना पढ़ा होता तो आप इस सवाल का जवाब नहीं कर पाते। सुखवाद की आलोचना बहुत विस्तार से कराई है,
उस आलोचना को दोबारा अपनी कॉपी पलट के देखिएगा, आप इस भाग का उत्तर कर लेंगे। क्या सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं? इसका उत्तर सुखवाद की आलोचना से कर पाएंगे। आपके लिए सुख का क्या अर्थ है? अगर मैंने मानसिक सुख और शारीरिक सुख के बीच अंतर आपको बहुत विस्तार से ना पढ़ाया होता और ये ना समझाया होता कि मानसिक सुख कैसे शारीरिक सुख से श्रेष्ठ होता है, कैसे मानसिक सुख से हमारा परिष्करण होता है, कैसे मानसिक सुख से सुकरात और बुद्ध बनते हैं, तो आप इसके उदाहरण और तर्क प्रस्तुत ना कर पाते। तो फिर से जो आप पढ़ रहे हैं उससे यूपीएससी का सवाल सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप कोई बात मनमर्जी से मेरे पढ़ रहे हैं, यूपीएससी पूछ रहा है ऐसा, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। तो फिर से मैं कहूंगा कि आप इस तरह के सवाल का उत्तर किसी गाइड से, किसी किताब से जो आप पढ़ते हैं उससे नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए एथिक्स पर आपको ना बिल्कुल फेथ रख के पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें आप इफर्ट करेंगे तो ये सवाल होगा। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात जो है, आपके लिए सुख का क्या मायने, आप जो सुख का मायने बताएंगे, जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए आप आईआईएम में मैनेजमेंट पढ़ रहे होते और अपने लिए आप सुख का मायने बताने लगते बहुत बड़ा बौद्धिक सुख, तो आपका शायद सिलेक्शन ना होता। क्योंकि आईआईएम में आप मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, आपका काम है इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका काम है भौतिक सुखों के लिए उत्पादन बढ़ाना। तो आईआईएम वाले बच्चे के लिए हो सकता है भौतिक सुख महत्वपूर्ण हो, लेकिन आप सिविल सेवा में अगर जा रहे हैं, सिविल सेवा का आदमी व्यवसाय करने और उपभोग करने नहीं जा रहा, या उसमें इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, उसको तो सेवा करना है और सेवा का संबंध मानसिक सुख से। इसलिए इस सवाल के उत्तर में कि आपके लिए सुख का क्या अर्थ है, इस सवाल का उत्तर एक व्यवसायी के लिए अलग होगा, एक सिविल सेवक के लिए अलग होगा। एक व्यवसाय करने वाला व्यक्ति जो अपने व्यवसाय को लगातार बढ़ा रहा है, होटल खोल रहा है, रेस्टोरेंट खोल रहा है, ढाबा खोल रहा है, कह सकता है मेरे लिए सुख का मायने भौतिक समृद्धि पैदा करना है। क्योंकि अगर वो लिटरेचर और साहित्य पढ़ने लग जाए तो सकता है ढाबा ही खोल पाएगा, उसके संदर्भ में बात चल जाएगी, लेकिन आपके संदर्भ में नहीं चलेगी। कहा तक सवाल में जो आप उत्तर लिखेंगे उसमें उत्तर गलत नहीं होगा। कुछ आप भौतिक सुख बता देंगे, गलत नहीं होगा। भौतिक सुख भी लोगों के सुख का मायने होता है। कुछ आपके लिए सुख का क्या अर्थ है? भौतिक सुख भी तो सुख का अर्थ होता है, गलत थोड़े। लेकिन आप इसका चयन करेंगे तो पता चलेगा कि आप में एप्टीट्यूड सिविल सेवा का नहीं है। तो जब आप उत्तर लिखते हैं तो आपको ध्यान में रखकर उत्तर लिखना होता है कि मैं जो उत्तर लिखूंगा क्या उससे ये बात जाएगी कि मेरे अंदर सिविल सेवक बनने का अभी क्षमता मौजूद है। चलिए अब आप एक एक करके इन सवालों का उत्तर देखिए। पहला क्या है? सुख क्या है? आपको बताया इसका उत्तर, क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मनुष्य एक शारीरिक और मानसिक प्राणी है और इसलिए इसमें शारीरिक मानसिक इच्छाएं विद्यमान है। इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति से उत्पन्न होने वाली अनुभूति ही सुख है। पहले सुख का अर्थ बता दिया, फिर आप कहेंगे पैराग्राफ बदलकर दूसरे सवाल का उत्तर, मेरे लिए सुख का आशय शारीरिक एवं मानसिक दोनों सुखों से है, लेकिन इनमें मेरी प्राथमिकता मानसिक सुखों के पक्ष में होगी। आपने कहा मेरे लिए सुख का मतलब दोनों है, शारीरिक मानसिक दोनों है, लेकिन प्राथमिकता मेरी मानसिक सुख की हो। और आप कहेंगे ये लिखने के बाद अभी आपको मिल जाएगा, इसलिए आप देख लीजिएगा, ये आप सुन लिए। लिखने के बाद आप क्या कहेंगे? मानसिक सुखों को अपने लिए प्राथमिकता वाला सुख मानने के पक्ष में मेरे तर्क निम्नवत है। मानसिक सुखों को प्राथमिकता वाला सुख मानने के लिए मेरे तर्क निम्नवत है ना? आप उदाहरण तक बताइए, आधार बताएं। क्या पहला कहेंगे कि यही सुख मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ और अलग बनाते हैं। नंबर 2, यही सुख मनुष्य की दुनिया की साहित्यिक, वैज्ञानिक, कला, संगीत जैसी विधाओं की उन्नति के लिए उत्तरदायी है। तीसरा, जेएस मिल के अनुसार मानसिक सुख ज्यादा समावेशी, समतामूलक, लोकतांत्रिक और संपोषणीय है। मेंटल प्लेजर्स आर मोर सस्टेनेबल देन बॉडी प्लेजर्स। पढ़ा है आपने? सुखवाद में पढ़ा है? तो हम कहेंगे यही ज्यादा संपोषणीय है, ज्यादा लोग तक पहुंचाए जा सकते हैं, ज्यादा डेमोक्रेटिक है, इसलिए सुख श्रेष्ठ है। चौथा, दुनिया के सभी महान व्यक्तियों, इनमें कौन कौन से? समाज सुधारकों, महान नेताओं, महान
दार्शनिकों, श्रेष्ठ सिविल सेवकों ने इसी सुख को अपने जीवन में वरीयता दी। उदाहरण भी दे दोगे? यही सुख गौतम बुद्ध का, यही सुख विवेकानंद का, गांधी का, ऐसे लोगों का यही सुख है। तो जितने महान लोग हैं उनका कह दोगे यही सुख है। मदर टेरेसा का, तो मदर टेरेसा वगैरह के यही सुख हम कहेंगे। चौथा है, पांचवा जो भी हो देख लीजिएगा, पांचवा होगा यही सुख सेवा, समानुभूति, करुणा, तो सिविल सेवा के आधारभूत मूल्य जैसे उच्चतर नैतिक मूल्यों एवं मनुष्य के नैतिक विकास के लिए उत्तरदायी है। इसी सुख की ललच जिसमें है वही नैतिक विकास कर पाया है, नैतिकता के साथ संगत है। छठा, ये सब पढ़ाया आपने, कहेंगे इसी के संदर्भ में मैं इस कथन का इकट्ठा करने की बजाय, इसको आप पॉइंट बनाने की बजाय कंक्लूड कर दीजिए। इसी संदर्भ में मैं इस कथन का समर्थन करता हूं कि एक असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मनुष्य से बेहतर है। तो आपने मिल का कथन भी इसमें लिया दिया, क्योंकि संतुष्ट मनुष्य के पास शारीरिक सुख हो सकता है, लेकिन उसके पास सुकरात जैसा मानसिक सुख नहीं हो सकता। जो दार्शनिक चिंतन से आता है, उच्च स्तर का सुख है, परिष्कृत सुख है, वो मनुष्य के पास नहीं है। तो सुकरात भले असंतुष्ट रहे, लेकिन उसके मानसिक सुख की दुनिया बहुत उच्चतर है, इसलिए वो संतुष्ट मनुष्य से बेहतर है। ये पहला भाग हो गया। इसे आपने दिखा दिया। आप सिविल सेवा में जाएंगे तो आप सेवा के आदर्श, करुणा के आदर्श को तरजीह देंगे, क्योंकि आप मानसिक सुख को बहुत तवज्जो दे रहे हैं। तो ये सत्यनिष्ठा और सिविल सेवा के आदर्श के साथ संगत भी हो गया। अब इसका आखिरी भाग था क्या? तीसरा भाग था जो अब ABC जो भी भाग है, इसमें सब उदाहरण भी दे दीजिएगा। कहिएगा कि यही सुख है जो विवेकानंद, गांधी, मार्टिन लूथर किंग और जितने महान लोग, मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मुक्तिबोध, इन सब में पाया जाता है। अगली बात जो C या D जो भी रहा हो, D है शायद वो, इस सवाल का जो उत्तर होगा, आप कहेंगे सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं, ऐसा मनोवैज्ञानिक सुखवादियों का मानना है। आपने पढ़ा ना मनोवैज्ञानिक सुखवाद क्या कहा है? मनोवैज्ञानिक सुखवादी क्या कहते हैं? सभी मनुष्य नेचर के द्वारा बने ही ऐसे हैं कि उनके लिए सुख ही उनके लिए एकमात्र वांछनीय वस्तु है। आपने प्लेजर इज द ओनली प्रॉपर ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन डिजायर, ऐसा मानते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवादी। उसी से हमने निष्कर्ष निकाला था नैतिक सुखवाद का। सुखवाद पढ़ाया तो वहां बताया था। आप कहेंगे इसका तो आपने इसी में एग्जाम में कोई झलक दे दी कि हम जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद है। आप कहेंगे इस कथन का समर्थन करना संभव नहीं है, क्योंकि कथन का समर्थन करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं इस कथन का समर्थन करना? आप कहेंगे इस कथन का समर्थन करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ए बी आज फर्स्ट सेकंड जो भी आप लिखना चाहें, पहला, इससे कर्तव्य की नैतिकता समाप्त हो सकती है। सेकंड, ध्यान देंगे जैसे परमवीर चक्र विजेता, देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों का उदाहरण नाम दे सकते हैं इसमें। आप कहेंगे महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सक, गंदगी की सफाई करने वाले सफाई कर्मी, पर्यावरण में प्रदूषण में खड़े रहने वाला ट्रैफिक पुलिस वाला, इनको शारीरिक सुख मिलता है ना मानसिक मिलता है। आप कहेंगे कि जैसे महानगरों में प्रदूषित वायु में ट्रैफिक का संचालन करने वाले कर्मी, अगर ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ठीक से, तो ना इनको शारीरिक सुख मिल रहा है ना मानसिक। शारीरिक मानसिक सुख आपको तब मिलता है आपका जीवन रहेगा। सैनिक जानता है कि उसकी जान जा सकती है या जा रही, लड़ रहा, घिरा हो चारों तरफ से, यदि बहादुरी पूर्वक लड़ता है, आखिरी दम तक लड़ते हुए जान दे देता है, वो सुखवादी नहीं है, क्योंकि मानसिक सुख, शारीरिक सुख हमारे जीवन तक रहेगा। मरने के बाद थोड़े शारीरिक मानसिक सुख, उसने तो जान ही छोड़ दी। तो कर्तव्य की नैतिकता के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां हम पाते हैं कि मनुष्य सुख की आकांक्षा से ज्यादा महत्व देते हैं किसको? उससे ज्यादा महत्व देते हैं कर्तव्य को।
वैसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण कर्तव्य की नैतिकता के, जहां हम पाते हैं कि लोगों ने त्याग, बलिदान और कर्तव्य जैसी चीजों को ज्यादा महत्व दिया। ऐसे हम कहेंगे दूसरा उदाहरण किसका है? दूसरा उदाहरण है ऐसे ही सेकंड, न्याय, समानता जैसे, स्वतंत्रता जैसे आदर्श के लिए मानसिक शारीरिक पीड़ा सहने वाले स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक। इनको हर समय मानसिक सुख नहीं मिलता, लेकिन मानसिक सुख मिले चाहे ना मिले ये अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं राजा राममोहन राय प्रथा का विरोध किया, बहुत मानसिक सुख मिल गया, उनको पीड़ा हुई, परिवार ने उनका बहिष्कार जैसा मामला बना दिया, समाज ने उनको बहिष्कृत करने की बात कह दी। ठीक इस तरह की बात रॉबिन आइलैंड पे जब नेल्सन मंडेला को रखा जाएगा और भयंकर यातना दी जाएगी, उनको थोड़ा पता है कि एक दिन रंगभेद दूर होगा और आजाद होकर बाहर निकल पाएंगे, पता नहीं परिणाम क्या होगा। सुखवाद तो कहता परिणाम आपको पता होता तभी आप काम करते हैं, नेल्सन मंडेला को परिणाम नहीं पता था। भगत सिंह को पता था कि जिस आजादी के जानते हैं आजादी मिलने नहीं जा रही फांसी चढ़ने पर, उनका जीवन जा रहा है। मतलब इन लोगों ने न्याय, स्वतंत्रता जैसे आदर्श को ज्यादा महत्व दिया। माइथोलॉजी में जाओगे तो कहोगे कि महाभारत का युद्ध है, जो रामायण का युद्ध है, तो इसी बात के प्रतीक हैं कि हम कई बार बड़े आदर्शों को, बड़े मूल्यों को ऊपर तरजीह देते हैं। तो हम क्या कहेंगे इससे? हम कहेंगे इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्षता क्या कहा जा सकता है? निष्कर्षता कहा जा सकता है कि सामान्य स्थितियों में यह सिद्धांत उचित हो सकता है। ये ज्यादातर मनुष्यों के लिए ठीक है, ज्यादातर मनुष्यों के लिए ठीक है, मास के लिए ठीक है, सामान्य जनता के लिए ठीक है, लेकिन इसके अनेकों अपवाद विद्यमान होने के कारण इसे सभी मनुष्यों के संदर्भ में सार्वभौमिक नियम के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो हम कहेंगे ज्यादातर दशाओं में सामान्य रूप से ज्यादातर मनुष्यों के लिए हम देखते हैं कि वो तो क्या आकांक्षा करते हैं, लेकिन सभी मनुष्य, अपवाद रहित रूप से सारे मनुष्य, ऐसा नहीं कहा जा सकता। निष्कर्षतः यह सिद्धांत कुछ दशाओं में कुछ मनुष्यों के लिए उचित है, लेकिन सभी दशाओं में सभी मनुष्यों के लिए उचित। दधीच का एग्जाम्पल आपने देखा, दे दिया, ऐसा उदाहरण जो माइथोलॉजी में उसमें भी आप कोट कर सकते हैं। नचिकेता का उदाहरण है कठोपनिषद में। तो ऐसे उदाहरण से आप दिखा सकते हैं कि लोगों ने कई बार ज्ञान के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए इनको ज्यादा, सुकरात ने क्या किया? सुकरात ने सत्य के आदर्श को सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण माना। ठीक है, सुकरात मानसिक सुख जीवन भर ज्यादा तवज्जो देता रहा, लेकिन जब मरने की बारी आई तो फिर मानसिक सुख नहीं है, मरने के समय उसने सत्य का साथ दिया, वो कुछ छोड़ दिया। तो ये अगर आप लिख सकेंगे तो सवाल में आपको अंक मिलेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर बात आप जानते हैं। आप जानते हैं कि भगत सिंह नाम का आदमी था, आप जानते हैं नेल्सन मंडेला नाम का आदमी था, इसमें कोई नया उदाहरण नहीं बनाया। अशोक खेमका का 52 बार 50 बार ट्रांसफर हुआ, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। तो ट्रांसफर 52 बार हो रहा है, बार बार दंडित किया जा रहा है बिना कारण के, ईमानदारी के बावजूद दंडित किया जा रहा है, तो आदमी को मानसिक पीड़ा होगी, लेकिन मानसिक सुख और पीड़ा से ऊपर उठकर कर्तव्य का पालन करें। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आई तो आपने कुछ क्वेश्चन आज फिर किए, फिर अगले सत्र में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। और इन क्वेश्चन को जिनको आप करते जा रहे हैं, इनसे सिर्फ ये देखिए कि कैसे हम लोग जो पढ़ते हैं पहले उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यूपीएससी पुस्तक सुखवाद पर टिप्पणी लिख दो,